देखिए, इसमें किसी भी अपराध को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी पुलिस अभिरक्षा में अगर इस तरह का कांड हो जाता है तो वो वास्तव में ये पुलिस के ऊपर भी एक धब्बा होता और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें जिस तरह का एक्सपोज़र वो लेने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा का स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए और जो वहाँ टीम लगी हुई थी उसको भी ध्यान रखना चाहिए था और इसी कारण जो पुलिसकर्मी हैं वो दंडित हुए हैं। लेकिन जितने भी बड़े केसेस थे, जिसमें अभी जो महत्वपूर्ण केसेस हमने हैंडल किए, उसमें सजाएँ हुई। जैसे अतीक को पहले कभी किसी केस में सज़ा नहीं हुई थी और उससे पहले हमने उसके जितने भी केसेस की पैरवी की, लगभग 3 केस कन्विक्शन की तरफ गए और 1 केस में कन्विक्शन हो गया। ये अपराध है, उनका जो डाटा है वो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो अपराध का जो दर है वो काफ़ी कम है। केसेस यहाँ पर अभी आपने देखा होगा टनल के अंदर वो लूट-पाट कर ली गई। तो ये दिन दहाड़े इस तरह ऐसे सारे उसमें बिल्कुल व्यस्त रोड पर लूट-पाट करना शायद किसी अन्य शहर में संभव नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ढिलाई तो दिखाती है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक्त अमन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जाने माने आईपीएस ऑफिसर प्रेम प्रकाश जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन न्यूज़ में। सर, वैसे तो आपने आईपीएस 1993 के बैच में एज ऑफिसर ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद आपने कई पद हासिल किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए तो आपकी रैंक क्या थी? मेरा रैंक उस समय आया था 800 और इसमें क्योंकि रिज़र्व कैटेगरी से आता हूँ तो इसलिए मुझे इसमें आईपीएस मिला और जो कि मेरी थर्ड चॉइस थी आईएएस और आईएफएस के बाद। ओके, तो आपने पुलिस ही क्यों चुना? क्योंकि हमने देखा है कि पुलिस की छवि जो है आजकल कुछ ख़राब है, तो आपने पुलिस में ही क्यों? पुलिस का मैं देखता था कि सबसे ज़्यादा शिकायतें जनता को रहती हैं पुलिस से और इसको सुधारने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार हो सकता है वो ये था कि स्वयं इसमें एंट्री करो और एक ऐसे लेवल पर जाओ जहां आप कुछ कर सकते हैं, विभाग में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो यही उद्देश्य रहा, इसी कारण मैंने ज्वाइन किया। आपने उद्देश्य की बात की, आपने कारणों को सुधारने की बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपने कार्यकाल में कितने ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो हमारे दर्शकों को जानने की ज़रूरत है? बहुत सारे केसेस हैंडल किए, जिनमें सबसे ज़्यादा अगर मीडिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिली जो किडनी रैकेट कांड था मुरादाबाद में, उसको बस्ट किया हमने और इसमें बहुत जगह एक साथ साइमल्टेनियसली रेड की गई थी, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और मेरठ, और इसमें काफ़ी डॉक्टर्स को भी इसमें पकड़ा गया। उसके बाद ही तुरंत ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था और इसमें इतनी अच्छी कार्रवाई की गई थी कि ये कन्विक्शन हुआ। इसमें जो डॉक्टर अमित था उसको कन्विक्ट किया गया और भी जो डॉक्टर्स थे उनको इसमें सज़ा मिली। तो ये एक लोगों के अंगों से जुड़ा हुआ एक ऐसी समस्या से जूझने वाला एक केस था कि जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। लेकिन उस समय जैसे ही हमने इस गैंग को पूरी तरह से इसका जो मॉडस ऑपरेंडी था उसको ओपन किया तो बहुत मीडिया कवरेज मिला इसमें, सभी चैनल्स पर, सभी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में ये छाया रहा। इसके अतिरिक्त तो और बहुत सारे केस हुए जिसमें किडनैपिंग के मामले सॉल्व करना, डकैती के, रॉबरी के, और तो बहुत सारे मामलों में ऐसी काफ़ी फेम भी मिली और लोकल और नेशनल डेलीज़ और चैनल्स में इसको वाइड कवरेज मिली। इलेक्शंस का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस कराए जिसमें लोकल बॉडीज से लेकर और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक, तो इसमें जो मैनेजमेंट होता था मैंने देखा कि वो इंसिडेंट फ्री इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन किसी भी समय ऐसा कोई अवसर नहीं आया कि जब कोई हत्या हो गई हो या कोई बड़ा कांड हो गया इलेक्शन के दौरान। तो ये मैनेजमेंट करना एक बड़ी उपलब्धि रही और ये सब संभव हो पाया क्योंकि हम जितना भी हमारा मैनेजमेंट था या जो हमारे तरीके थे काम करने के, वो कुछ लोगों से भिन्न होते थे। अगला जो हमारा कदम था वो था पब्लिक ग्रीवांसेस को सॉल्व करना, जो जन सुनवाई है। ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, विशेषकर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको काफ़ी फोकस किया कि जो सभी अधिकारी हैं वे समय से बैठेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निराकरण कराएंगे। तो ये एक नज़ीर बना जो प्रयागराज जोन में हमने जिस तरह का एक वहाँ पर एक माहौल बनाया, उसमें लगातार उसकी रिकॉर्डिंग किया जाना, उसको मीडिया पर डालना, लोगों को जानकारी देना कि अगर कोई उनको समस्या है तो कैसे वो अप्रोच करें। एफआईआर लिखानी है या गलत कोई नाम लिखा दिया गया है, गलत केस फाइल कर दिया गया है,
या किसी को और कोई ज़मीनी समस्याएं या छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनके लिए कई बार थाना स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर सुना नहीं जाता। तो इसे हमने सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किया और ये सभी काम जितने भी किए, अब जब मैं देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे काम ऐसे थे कि यदि उनमें व्यक्तिगत रूप से एफर्ट्स नहीं किए जाते तो शायद वो इतने कामयाब नहीं होते। जी, जिस तरह से आपने हमें बताया कि आपने कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं, आपको क्या लगता है कि कितने अपराधियों को आपने अभी तक सज़ा दिलवाई है? इसमें कन्विक्शन का जहाँ तक ख्याल है, आप देखते हैं कि जो सेशन ट्रायल के केसेस हैं उसमें हमारा कन्विक्शन का परसेंटेज बहुत कम रहा है। लेकिन जितने भी बड़े केसेस थे जिसमें अभी जो महत्वपूर्ण केसेस हमने हैंडल किए उसमें सजाएं हुई, जैसे अतीक को पहले कभी किसी केस में सजा नहीं हुई थी और उससे पहले हमने उसकी जितने भी केसेस की पैरवी की, लगभग 3 केस कन्विक्शन की तरफ गए और 1 केस में कन्विक्शन हो गया। उसके बाद इसी तरह मुख्तार अंसारी के केसेस थे, जब उनको लाया जाना था, पंजाब से ट्रांसफ़र किया जाना था जेल में, तो मुझे उस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। और उसके बाद में जो MP MLA कोर्ट में जितने भी केसेस आते थे उनको मेरे द्वारा मॉनिटरिंग की जाती थी और उसमें जो सक्सेस रेट था वो 50% से भी ऊपर निकल गया। जो पहले गवाह अक्सर टूट जाते थे, गवाह गवाही देने से डरते थे, ऐसे लोगों को तैयार किया गया और कुछ केस आइडेंटिफाई किए गए अपने प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की मदद से। उसके बाद उनको कन्विक्ट कराया गया। इसमें बड़े बड़े जो अपराधी हैं, जो नामी ग्रामी अपराधी होते थे, वो बहुत सारे अनगिनत नाम हैं, क्योंकि इतने सारे ज़िले हैं जिनमें मैं ज़िले प्रभारी के रूप में SSP और SP के रूप में कार्य किया, फिर रेंज और 3 जोन बिल्कुल बैक टू बैक किए। तो उससे मैंने देखा कि जो कन्विक्शन का रेट है काफ़ी जगह बढ़ा और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो पुराने केसेस चले आ रहे थे जिनमें कभी सज़ा नहीं हुई थी, उनको सज़ा दिलाने में हम कामयाब हुए। तो इस आपके इन प्रयासों से कितने लोगों को जो है न्याय मिला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर क्राइम अगर हम देखें रेट तो वो ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि परिवारों को न्याय मिल पाया है? नहीं, NCRB के जो डाटा उनके हिसाब से आप देखेंगे तो ये ज़रूर है कि प्रदेश बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पर 1000 उनको देखेंगे, किसी भी स्टेट से कंपैरिजन करेंगे, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बेहतर जो कानून की दृष्टि से जितने भी किए जाते हैं, केसेस दर्ज किए जाते हैं या उनमें सज़ा दिलाई जाती है, तो ये सारे जो ये अपराध हैं उनका जो डाटा है वो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो अपराध का जो दर है वो काफ़ी कम है। और इसमें जो अब ऐसे केसेस जैसे पॉक्सो के केसेस हैं या जो ऐसे बड़े केसेस हैं, उनमें जब भी हम सज़ा दिलाते हैं तो इसका एक सैल्यूटरी इफ़ेक्ट होता है अन्य केसेस पर। इससे गवाह मोटिवेट होते हैं कि अब सज़ा मिल सकती है। दूसरा, इसमें एक डेटरेंट का काम करता है कि जब किसी को सज़ा मिलती है तो बाकी जो छुटभैया अपराधी हैं वो भाग खड़े होते हैं, उनको फिर अपराध करने का वो साहस नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि सज़ा दिलाई जाए और उसके लिए अच्छा जो प्रोसिक्यूशन है उसकी अच्छी स्टोरी तैयार होनी चाहिए। उसमें जो लोग प्रोसिक्यूशन के अधिकारी हैं उनका, पुलिस का, गवाहों का एक अच्छा तालमेल जब बनता है तब ये सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। ये कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत करीब रहे हैं और सरकार यानी CM, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी ईमानदारी की वजह से है या फिर क्या मामला है? माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास हमने अर्जित किया, क्योंकि जैसे ही नई सरकार बनी थी पिछले 5 ईयर्स की, उसमें तभी मुझे IG रेंज बनाया गया था। उससे पहले मैं यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में था और उसके बाद लगातार फिर मैं फील्ड में ही रहा, क्योंकि उसके बाद फिर बरेली जोन जिसमें मुरादाबाद रेंज और बरेली रेंज आता है, इसके सभी ज़िले थे, 10 ज़िले थे। उसके बाद कानपुर जोन मिला जिसमें कानपुर रेंज, झांसी रेंज और इसमें भी 9 ज़िले थे। उसके बाद फिर मुझको लगाया गया प्रयागराज जोन में। प्रयागराज का एक चैलेंज अपने आप में अलग था। एक तो वहाँ त्यौहार काफ़ी होते हैं, उसमें कुंभ मेले की तैयारी हुई या माघ मेला वहाँ पर प्रतिवर्ष लगता है, और उसके साथ ही वहाँ पर जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका नाम था, और फिर वहाँ हाई कोर्ट है तो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जनपद, और उसके साथ ही जोन भी। तो वहाँ जितनी भी जिम्मेदारियाँ मिली ईमानदारी से उनका निर्वहन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास अर्जित किया। जो भी उनके दिशा निर्देश होते थे वो हमने पूरी तरह से अक्षर से उसका पालन कराया, और उसका असर ये हुआ कि हमारी बातों पर ट्रस्ट किया जाने लगा। क्यों, पुलिस के ऊपर बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कोई गलत कार्रवाई पुलिस ने कर दी है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए या अपने अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं।
हमने वहाँ जितने भी जो पुलिसकर्मी भी थे, जो इस तरह के चीज़ों में लिप्त होते थे, जो गैरकानूनी कार्य हैं, उसमें बहुत सारी कार्रवाई कराई। अभी आपने देखा होगा एक आईपीएस अधिकारी है जिसको बर्खास्त किया गया, जी। ये पहली बार हुआ है वहाँ। ये सब हुआ इस कारण कि माननीय मुख्यमंत्री की ज़ीरो टॉलरेंस नीति थी, उसके अनुरूप हमें भी चलना होता था। जब भी किसी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसने कोई भी अवैध कार्य किए तो उनको भी दंडित किया गया। इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे हर स्तर के कर्मचारी हैं जिनको जब भी कोई गलत काम किया तो उनको दंडित किया गया, जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको पुरस्कार दिया गया, और इसी कारण आपस में एक परस्पर एक अच्छा समन्वय हमारा बना। देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया लोग हैं उनका एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया जाता है। आपने अपने जीवन में जो कार्यकाल पुलिस के सर्विस में किया है उसमें कितने एनकाउंटर किए हैं? एनकाउंटर तो देखिए पुलिस जो है कोई पहले से प्लान करके नहीं करती। एनकाउंटर ये सब चांस एनकाउंटर्स होते हैं। एनकाउंटर का मतलब है कि पुलिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड में दिया गया है उसको एक्सरसाइज करते हुए कार्रवाई करती है। बदमाश जब पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, पहले उनको कोशिश की जाती है कि सरेंडर कराने की या अरेस्ट करने के लिए। अगर उसके बाद भी वे नहीं सरेंडर करते या नहीं अपने आप को हवाले करते और पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं तो फिर एक ज़रूरी बन जाता है कि उनके ऊपर फायर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस एएसपी लेवल से, जब मैं मुरादाबाद में था तो वहाँ एक रेड के दौरान डकैतों को उस पर उन्होंने गोली चलाई जब हमने रेड की, और उसके बाद में वहाँ इनकाउंटर हुआ। उसमें एक हिस्ट्री शीटर मारा गया, हमें पता नहीं था कौन था हिस्ट्री शीटर, लेकिन बाद में जब उसकी आइडेंटिटी पता चली तो बहुत सारे केसेस थे। इसी प्रकार से रामपुर में कुछ इनकाउंटर हुए जिसमें 48 केस, जिसमें से कम 10 ऐसे थे केस थे जो डकैती विद मर्डर थे, 396 आईपीसी के केसेस थे। लखनऊ में कुछ ऐसे केसेस हुए जिसमें बच्चे का अपहरण कर लिया गया और उसमें रात में ही बच्चे को बरामद किया गया अपहरणकर्ताओं से। वहाँ उन्होंने फायरिंग की तो उसमें भी 3 या 4 बदमाशों को उसमें, और बाद में उनकी जो डेथ हो गई थी, पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी थी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए। पुलिस इस ऐसे मामले पहले से प्लान नहीं करती, क्योंकि एनकाउंटर के बारे में लोगों की धारणा कि पुलिस पकड़ के मार देती है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो जांच करते हैं, जैसी पुलिस एनकाउंटर होता है उसकी जानकारी देनी होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी को, उसके साथ ही समस्त अधिकारियों को। फिर उसमें जुडिशियल या मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी वो भी कंपलसरी है, उस तरह की इंक्वायरी होती है। उस सब से बचना, बहुत से लोग उसमें केसेस फाइल करा देते हैं। जैसे प्रतापगढ़ में हमने 2 बदमाशों का वहाँ पर इनकाउंटर जब हुआ, उसमें मैं स्वयं वादी था, तो वहाँ उन्होंने मुकदमा लिखा दिया। एक रूलिंग आ गई थी, पुलिस जब भी एनकाउंटर करेगी तो पहले मुकदमा लिखा जाएगा, उसके बाद उसकी जांच होगी। अगर आप उसमें क्लीन चिट आपको मिलती है तभी उस एनकाउंटर को वैध ठहराया जाएगा। तो उसमें हमें क्लीन चिट भी मिली और हमारे सभी कर्मचारियों को उसमें प्रमोशन मिले आउट ऑफ टर्न। तो इस तरह के केसेस होते रहते हैं। तो ये एनकाउंटर के बारे में जो लोगों में धारणा कि पुलिस पहले प्लान करती है कि किसको मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पुलिस, जैसे अपराधी जब एक्टिव होता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तो निश्चित तौर से उसको भी गोली लगती है। आपने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बदमाशों का, गैंगस्टर्स का नाम लिया है, उसके बावजूद और भी मदन भैया हैं उत्तर प्रदेश में, राजा भैया है, डीपी यादव है, इन लोगों के खिलाफ आपने कभी अपने जीवन में कार्यवाही की? इसमें हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये मदन भैया का जो एक्शन क्षेत्र था वो ज़्यादातर इधर ही था गाज़ियाबाद में, तो गाज़ियाबाद में मैं एसएसपी नहीं रहा, और उससे क्योंकि अंडर ट्रेनिंग ज़रूर रहा था तो इनके बारे में पता चला। उसके बाद में जो आपने नाम लिए जितने भी, राजा भैया के क्षेत्र में मैं रहा। राजा भैया के बहुत सारे आदमियों पर कार्रवाई हुई और वो स्वयं भी उसमें जेल गए थे कुछ मामलों में, उनके फादर भी जेल गए, जिनको भेजा गया, जो केसेस थे उन पर कार्रवाई हुई। इन दिनों में अभी भी हमारे जोन में ही थे, लेकिन अब उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी वो कोई ऐसी कोई नोटिस नहीं की गई, कोई मुकदमा इस दौरान कभी सामने नहीं आया। और जो डीपी यादव के बारे में, उनका महत्वपूर्ण केस था, जब मैं बुलंदशहर में था तब उनके जो गैंग के मेंबर्स थे उन पर कार्रवाई की गई, और वैसे भी उसमें जिन बदमाशों के साथ उन्होंने मिलकर एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, उसमें उनके परिवारजनों को भी उनमें सज़ा हुई, और उसमें गवाही कराने में और जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें जो महत्वपूर्ण गवाह हैं उनको सुरक्षा देने में हम लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। यूनुस गाजी भी है जो बड़ा नाम है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? यूनुस गाजी का मैंने सुना नहीं किस ज़िले का है, कहाँ पर है? बुलंदशहर की। यूनुस एक नाम आया था पहले उसमें
एक इनके भाई बाद में विधायक हुए थे, संभवतः आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। जी। उनको भी एक बार सिकंदराबाद में पकड़ा गया था पिस्टल के साथ, और उसमें तो उनके खिलाफ कार्रवाई थी। उस पे NSA लग चुका था पहले गुजरात में। तो एक बार जानकारी मिली थी कि ये इस तरह के बदमाश आ रहे हैं। सिकंदराबाद इंस्पेक्टर के साथ उसमें चेकिंग कराई गई थी, तो उनके पास एक अवैध 9mm का पिस्टल मिला था, और उसमें इनको जेल भेजा गया था। जिस तरह से आपने कार्यवाही की है, लोगों की बातें सुनी है, इंसाफ भी दिलाया है, लेकिन जब बात हम गैंगस्टर्स की करते हैं, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हालात हो गए हैं, आपको डर नहीं लगा कभी गैंगस्टर्स से? नहीं, गैंगस्टर से डरने का, हम लोग तो सोचते हैं कि गैंगस्टर सामने किसी तरीके से जब तलाश होती है उनकी, तो गैंगस्टर सामने आए और उनकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग हमेशा प्रयास रहते थे। लेकिन जो गैंगस्टर एक्ट आजकल अभी आपने देखा होगा, इसमें सुधार हुआ। इसमें सुधार ये हुआ कि अब कंपलसरी कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो गैंगस्टर अधिनियम है, इसमें ये चेंज ला दिया गया कि हर गैंगस्टर की अब संपत्ति आवश्यक होगी, और इसमें जो गैंग चार्ट बनेगा वो किस आधार पे बनेगा, कौन से केसेस शामिल होंगे, कितने वर्ष के केसेस शामिल होंगे, किस प्रकार से उसमें उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। 14(1) की कार्रवाई बोलते हैं जो उसमें, तो उसमें बहुत सारी कार्रवाई की गई। आपने अतीक गैंग का देखा होगा, उसमें कई 100 करोड़ की संपत्ति हम लोगों ने उसमें जब्त की। और भी जितने बड़े बदमाश हैं, कुछ शराब माफिया थे जो प्रतापगढ़ में थे, उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति उसमें जब्त की गई। फतेहपुर, ये चित्रकूट, तो जब से ये बदलाव हुए हैं गैंगस्टर अधिनियम में, काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में ही इसमें गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो गैंगस्टर से डरने की तो कोई बात जैसी है नहीं, क्योंकि सरकार से मजबूत कोई नहीं हो सकता। सरकार बहुत ही इसमें रिसोर्सेज वाली होती है, और ट्रेंड पर्सनल जो पुलिस के पास हैं वो गैंगस्टर्स के पास नहीं हो सकते। तो बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की। इसमें कई बार जब मैं देखता हूँ हर एक ज़िले में कुछ ना कुछ बड़े नाम होते थे, तो लगभग जितने बड़े गैंगस्टर थे वो पुलिस से डरते थे। बस इस तरह का माहौल बनाया गया। लेकिन आपने देखा है कि अतीक अहमद केस में पुलिस की गिरफ्त में एनकाउंटर, गोली मार दी जाती है, अतीक अहमद और उनके भाई को उनका मर्डर कर दिया जाता है। इसको आप सही मानते हैं? देखिए, इसमें किसी भी अपराध को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी पुलिस अभिरक्षा में अगर इस तरह का कांड हो जाता है, तो वो वास्तव में ये पुलिस के ऊपर भी एक धब्बा होता, और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें जिस तरह का एक्सपोज़र वो लेने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा का स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए, और जो वहाँ टीम लगी हुई थी उसको भी ध्यान रखना चाहिए था। और इसी कारण जो पुलिसकर्मी हैं वो दंडित हुए हैं, उनको सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब उसमें अभी जांच, उसमें जजेस के द्वारा भी जांच की जा रही है। तो ये कोई भी जो गलत काम करेगा वो बच नहीं सकता। लेकिन इसमें जो प्रोटोकॉल है या जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से पेशी करानी चाहिए। बीच में कौन पत्रकार के वेश में उसमें आ गया, या कई जगह वकील के वेश में कई जगह इस तरह के अटैक्स किए गए हैं, तो ये लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी उसका कुछ ऐसा रूप, जैसे पत्रकार है, आप देखेंगे कि पत्रकारों को बहुत ज़्यादा सख्ती करके नहीं रोका जा सकता, या इसी तरीके से जो वकील हैं उनको कोर्ट परिसर में वहाँ को सख्ती करके आप अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ कई बार कुछ असामाजिक तत्व हैं, उसका रूप देख लेकर और वो कई बार कार्रवाई कर देते हैं। तो संभवतः यही चूक इसमें हुई है। जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है, सरकार जो है, वो कड़े नियम लेकर आती है कानून व्यवस्था को ठीक करने में। वहीं आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भी इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? दिल्ली में आप देखेंगे कि यहाँ भी कई इस तरह के अपराध हुए हैं, जो आप देखेंगे कि इस तरह के अपराध यूपी में भी नहीं होते। आप सड़कों पर जिस तरह के कई अपराध अभी देखने में आए हैं, तो ये वास्तव में ये कहीं ना कहीं कुछ ढिलाई के दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के बाद से वहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पुलिस फोर्स में काफ़ी इजाफा हुआ है, उसके बाद में जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बढ़ाए गए हैं, और जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है कि उसमें जो फ्री हैंड जिस तरह का पुलिस को दिया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। दिल्ली में थोड़ी सी यहाँ की अपनी समस्याएं हैं, यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके जो डिवीज़न ऑफ पावर है, जो विषय दिए गए हैं, उसको लेकर कई बार खींचतान चलती रहती है। तो संभवतः समन्वय की कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है।
और जो केसेस यहाँ पर अभी आपने देखा होगा टनल के अंदर वो लूट-पाट कर ली गई। तो ये दिन दहाड़े इस तरह ऐसे सारे उसमें बिल्कुल व्यस्त रोड पर लूट-पाट करना शायद किसी अन्य शहर में संभव नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ढिलाई तो दिखाती है। आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, आपने कई सारे ऐसे काम किए हैं जो हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं। उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद क्या सोचा है कि आप क्या करने वाले हैं आगे? क्या स्टेप्स लेने वाले हैं? क्या आप किसी पार्टी को जॉइन करके राजनीति करने वाले हैं या समाज सेवा करेंगे? अभी तो फ़िलहाल तो अब मैं यूट्यूबर बन चुका हूँ पूरी तरह से। आप मेरा चैनल देखेंगे जी। लॉ प्रेम प्रकाश। हाँ, तो उसमें आप पुलिस काफ़ी प्रोसीजर से संबंधित मैं सब चीज़ें उसमें भेजता रहता हूँ। पहले भी उसमें एक्टिव था। मैं आम जनता के लिए बताता रहता हूँ कि वो अपनी समस्याओं का निराकरण कैसे कराएँ। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो कहाँ सुनाएँ। और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली। उसमें सिल्वर बटन हो गया हमारा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर गोल्ड बटन। और इसके साथ ही पहले ही मैं काफ़ी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा। कई सामाजिक संगठन हैं जिनसे मेरा लगाव रहा है। और पॉलिटिकल जो रुचि है वो तो हमेशा रहती है। तो अगर मौका मिला तो पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाए जाएंगे। जी। सावन का महीना चल रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कांवड़ियों के लिए सुरक्षा जो नियम है वो अपनाती है और जिस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी स्वागत भी किया जाता है। तो इस महीने में आप देश के लोगों के लिए, कांवड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बार एक बड़ा पवित्र महीना ये शुरू हुआ है और इस बार सावन 2 है। कई सोमवार पड़ेंगे। तो सोमवार की तैयारी ये विशेषकर करनी होती है क्योंकि जहाँ भी शिव मंदिर हैं वहाँ लोग जो आराधना के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था जो की जाती है वेस्टर्न यूपी में वो कांवड़ियों के लिए की जाती है। हरिद्वार से जल लेकर चलते हैं, गढ़मुक्तेश्वर से भी कुछ लोग जल लेकर चलते हैं। पूरा जो हाईवे है उसके ऊपर व्यवस्थाएं की जाती हैं। पिछले कुछ समय में कुछ घटनाएं भी कुछ वर्षों में हुई थी, लेकिन अब पिछले 2 वर्षों से कोई घटना सुनने में नहीं आई। और वहाँ जो व्यवस्था की जाती है उसमें कांवड़ संघ के साथ में वहाँ जितनी भी लोकल पॉपुलेशन है उसके जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ पुलिस फोर्स, मैजिस्ट्रेट और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ बातचीत की जाती है। और कुछ जो रास्तों की जो समस्या थी उसको काफ़ी हद तक सुलझा लिया गया। अच्छे रोड्स बन गए हैं और काफ़ी संख्या में कांवड़िए जाते हैं। कुछ उनसे ये भी सरकार अपेक्षा करती है कि जैसे डाक कावड़ उसे लेकर लोग काफ़ी तेज़ी से वहाँ जाना आना, दूसरे रास्तों पे जो है कुछ व्यवधान जहाँ पर है वहाँ पर भी उसमें घुस जाना। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि समय से निकलें। डाक कावड़ का जो रूट है जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करें। दूसरा, वहाँ जो डीजे को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है। बड़े सारे उसमें जो वॉल्यूम पर वो किया जाता है कुछ गाने। कुछ लोग यहाँ तक करते हैं कि अश्लील गाने भी बजाते हैं जिनको लेके पाबंदी लगाई जाती है। और कुछ लोग हथियार लेकर चलेंगे, वो चलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ भीड़ भाड़ में उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कांवड़ियों को ही चाहिए कि वो एक पवित्र कार्य में चल रहे हैं, तो वहाँ कोई इस तरह का जैसे सोटा लेकर चलना, डंडा, हॉकी और ये तमाम चीज़ें, और इसे लेकर कई बार विवाद भी हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। और दूसरा, जो दुकानें हैं जैसे शराब की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं, उनको कुछ समय के लिए वहाँ पर्दा उसमें किया जाता है। तो उसका सभी लोगों को, एक दूसरे को जो धार्मिक भावना उसको ठेस ना पहुँचे, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, इस आयोजन को सफलतापूर्वक करवाना चाहिए। जो मंदिर के जो आयोजक हैं उनको भी जहाँ-जहाँ बैरिकेडिंग की जानी है, पुलिस व्यवस्था की आवश्यक है, वहाँ ये सब करा दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर घटना घटती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का रूप ले लेती है। और इसमें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे औगड़नाथ मंदिर है, फिर उसके बाद में रास्ते में कई ऐसे बड़े मंदिर पड़ते हैं। इसी तरह गाज़ियाबाद में है, तो वहाँ तक बहुत रश रहता है। अच्छा, कांवड़िए आते हैं कई स्टेट से, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दूर-दूर से कांवड़िए आते हैं। अच्छा, वो पैदल चलते हैं, थकान भी होती है। तो वहाँ जहाँ रुकने के स्थान हैं वहाँ पर भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए कि कोई बाहर से भी कोई बाहरी तत्व उनको कोई परेशान ना करे। और इसमें मिलजुल कर इन पर्वों को मनाना, यही हमारी संस्कृति रही है। इसका मुझे पूरी आशा है कि ये बीपीआर बहुत अच्छा निकलेगा। क्योंकि मैंने देखा बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कई सारी मीटिंग हो चुकी हैं। और उसके बाद उन्होंने अपनी वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़े सारे निर्देश दिए हैं। कई सारी लोकल स्तर पर मीटिंग्स की जा रही हैं।
तो मुझे कोई इसमें रत्ती भर भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई घटना हो पाएगी। पुलिस पूरी तरह से इसमें सतर्क है और अच्छा कार्य करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय अमन न्यूज़ पे देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस प्रेम प्रकाश जी, जिन्होंने काफ़ी सारी अपने जीवन की बातें बताई, केसेस बताए और जिस तरह से इन्होंने देश की जनता की सेवा करी है, उनकी मदद करी है, वो काफ़ी सराहनीय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।